नमस्कार दोस्तों, दिस स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और एग्जाम्स के नजरिए से ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। हाँ, तो बिना किसी एक्स्ट्रा भूमिका के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला और बेसिक सवाल ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस तो बन ही गया था। बन तो गया था। तो मतलब जब एक संगठन पहले से काम कर रहा था, तो फिर इस नई मशीनरी यानी संयुक्त राष्ट्र को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और यहीं से पूरी कहानी का बेस समझ में आता है। सिर्फ ये रट लेना काफी नहीं है कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। हमें समझना होगा कि वो फेल आखिर हुआ क्यों। अच्छा, तो क्या कारण था? देखिए, लीग ऑफ नेशन एक ऐसी पुलिस की तरह था जिसके पास कोई हथियार ही नहीं थे। ओह, बिना हथियारों की पुलिस। बिल्कुल। जब 1930s के दशक में दुनिया भर में तानाशाह ताकतवर हो रहे थे, तो ये संगठन उन्हें रोक ही नहीं पाया। कोई भी देश जब मन करता नियम तोड़कर संगठन से बाहर निकल जाता था और कोई कुछ नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। हाँ, 1939 से 1945 के बीच जो भयानक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि वो पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राइट। दुनिया को अब एक ऐसे अपग्रेडेड और मजबूत संगठन की जरूरत थी जिसके पास फैसले लेने और सबसे बड़ी बात, उन्हें लागू करवाने की असल ताकत हो। इसी जरूरत से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ। मतलब पुरानी और फेल हो चुकी मशीन को हटाकर एक नई और एडवांस्ड मशीन लगानी ही थी। बिल्कुल सही। तो इस नई मशीन का उद्घाटन या कहीं स्थापना असल में कब हुई? एग्जाम में ये डेट बहुत बार पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर। हाँ, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 50 देशों ने मिलकर इसके चार्टर मतलब इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन यहाँ एक कैच है ना। मैंने देखा है कि अक्सर परीक्षाओं में संस्थापक सदस्यों की संख्या पूछी जाती है और वहां 50 नहीं बल्कि 51 का आंकड़ा सही माना जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, यही वो बारीक अंतर है जो मेरिट तय करता है। हस्ताक्षर के समय वहां 50 देश ही मौजूद थे, लेकिन पोलैंड उस सम्मेलन में नहीं आ पाया था। अच्छा, पोलैंड लेट हो गया था। जी, उसने बाद में हस्ताक्षर किए, इसलिए संस्थापक सदस्यों की कुल संख्या 51 मानी जाती है। बहुत बढ़िया फैक्ट है ये। और इसका नाम किसने रखा था? ये जो यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र नाम है, ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। राइट। चलिए अब इसे एक सोसाइटी के उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं दुनिया एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो वर्तमान में इस नई सोसाइटी में कितने लोग या सदस्य शामिल हैं? शुरुआत तो 51 से हुई थी, जैसा हमने देखा, लेकिन वर्तमान में इसका विस्तार बहुत बड़ा हो चुका है। अभी इसमें 193 सदस्य देश हैं और हाँ, भारत इसके शुरुआती और बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। और इस सोसाइटी में जुड़ने वाला सबसे आखिरी सदस्य? सबसे नया या आखिरी 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है, जो 2011 में इससे जुड़ा था। दक्षिण सूडान 2011। अब आते हैं इस सोसाइटी के कंट्रोल रूम पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, मैनहट्टन द्वीप पर। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसके मुख्यालय की जमीन के पीछे मतलब एक बहुत दिलचस्प कहानी है। किसी ने दान दी थी ना? हाँ, और ये फैक्ट कई बार डीप सवालों में आ जाता है। ये जमीन असल में अमेरिकी उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने दान में दी थी। अरे वाह। और इसके पीछे एक कूटनीति भी थी। अमेरिका चाहता था कि मुख्यालय उसकी जमीन पर हो, ताकि इस बार अमेरिका दुनिया के मामलों से अलग थलग ना पड़े, जैसे लीग ऑफ नेशंस के टाइम हुआ था। बिल्कुल, उस गलती को वो दोहराना नहीं चाहते थे। सही है। इसके अलावा उसका जो ध्वज है या झंडा, उसका डिजाइन कैसा है? इसके ध्वज का डिजाइन बहुत ही सिंबॉलिक है। हल्के नीले रंग का बैकग्राउंड है और उस पर सफेद रंग से विश्व का मानचित्र बना है, मतलब एक ग्लोब। और उस ग्लोब को दोनों किनारों से जैतून यानी ऑलिव की पत्तियों ने घेर रखा है। ऑलिव की पत्तियां जो शांति का प्रतीक मानी जाती हैं, राइट? सही। प्राचीन काल से ही ये शांति का प्रतीक है। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। जहां 193 देश के लोग बैठे हों,
अलग अलग भाषाएं बोलते हों, वहाँ बातचीत कैसे होती होगी? मतलब अगर भारत की बात करें तो हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, तो क्या हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है? ये बहुत ही आम मिसकंसेप्शन है। सच्चाई ये है कि संयुक्त राष्ट्र की केवल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। सिर्फ 6? कौन कौन सी? ये हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। मतलब हिंदी इसमें नहीं है? नहीं है, हिंदी इसमें शामिल नहीं है। हालांकि भारत इसे शामिल करवाने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये 6 ही हैं। अच्छा, तो क्या हर मीटिंग का अनुवाद इन 6 भाषाओं में होता है? ये तो बहुत ही जटिल प्रोसेस होगी। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो इन 6 भाषाओं में बनते हैं, लेकिन यहाँ परीक्षा के लिए सबसे बड़ा ट्रैप है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैसा ट्रैप? अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो उत्तर 6 होगा। लेकिन अगर प्रश्न में कार्यशील भाषाएं या वर्किंग लैंग्वेजेस पूछा जाए तो उत्तर केवल 2 होगा। ओह, वर्किंग भाषाएं सिर्फ 2 हैं? कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। सारा रोजमर्रा का जो मुख्य कामकाज है वो इन्हीं 2 भाषाओं में निपटाया जाता है। ये बहुत ही क्लियर और जरूरी अंतर है। 6 आधिकारिक और 2 कार्यशील। चलिए अब इस बेसिक स्ट्रक्चर से थोड़ा अंदर चलते हैं। मैंने सुना है यूएन के 6 मुख्य अंग होते हैं। बिल्कुल, 6 मुख्य अंग हैं। तो उस अंग से शुरू करते हैं जो हमारी इस ग्लोबल सोसाइटी की सबसे शक्तिशाली मैनेजिंग कमिटी है, सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। सही पकड़ा आपने। देखिए, महासभा में भले ही 193 देश बैठते हों, लेकिन वो सिर्फ एक जनरल मीटिंग की तरह है। जब बात दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक मुद्दों की आती है, जैसे कहीं युद्ध रोकना हो, युद्ध रोकना हो, शांति सेना भेजनी हो, या फिर किसी तानाशाह पर कड़े प्रतिबंध लगाने हो, तो असली ताकत इसी सुरक्षा परिषद के हाथ में होती है। तो ये पावर कितने लोगों के हाथ में है? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और इन 15 को 2 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। 15 सदस्यों को? जी, 5 स्थायी सदस्य यानी परमानेंट और 10 अस्थायी सदस्य यानी टेम्पररी। तो इन 10 अस्थायी सदस्यों का क्या रोल है? ये कितने टाइम के लिए आते हैं? अस्थायी सदस्यों का चुनाव केवल 2 साल के लिए किया जाता है। सिर्फ 2 साल? हाँ, ताकि दुनिया के अलग अलग देशों को प्रतिनिधित्व मिल सके। भारत के नजरिए से देखें तो भारत अब तक 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। अच्छा, 8 बार? हाँ, और हाल ही में 2021-22 के कार्यकाल में भी भारत सदस्य रहा था। 2 साल पूरे होते ही इनकी जगह नए देश आ जाते हैं। लेकिन असली गेम तो उन 5 स्थायी सदस्यों का है ना, जो 1945 से वहीं कुर्सी डालकर बैठे हैं। क्या इन 5 देशों के पास सच में इतनी ताकत है? बिल्कुल है। इन 5 स्थायी सदस्यों के पास एक बहुत ही अचूक और शक्तिशाली हथियार है जिसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर मतलब निषेधाधिकार? हाँ, मतलब किसी भी फैसले को रोक देने की ताकत। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाइए, ये असल में काम कैसे करता है? मान लीजिए सुरक्षा परिषद में कोई बहुत जरूरी प्रस्ताव आया कि किसी देश में हो रहे युद्ध को रोकने के लिए तुरंत सेना भेजनी है। ठीक है, कुल 15 सदस्य हैं। जी, अब अगर 10 अस्थायी सदस्य और 4 स्थायी सदस्य यानी कुल 14 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कह दें, मेजॉरिटी तो हो गई। हाँ, लेकिन उन 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी अगर वीटो का इस्तेमाल कर दिया, मतलब ना कह दिया, तो वो प्रस्ताव तुरंत रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। बाप रे, मतलब एक देश की ना बाकी 14 देशों की हाँ पर भारी पड़ जाएगी। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता है। सुनने में अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन 1945 में जब यूएन बना था तो द्वितीय विश्व युद्ध जीतने वाले इन ताकतवर देशों को संगठन में बनाए रखने के लिए ये पावर देना जरूरी था, वरना वो जुड़ते ही नहीं। अच्छा, तो उन्हें लालच दिया गया था। खैर, परीक्षा में अक्सर इन 5 स्थायी देशों के नाम पूछे जाते हैं और ऑप्शंस में कनाडा, जापान या जर्मनी देकर बहुत कंफ्यूज किया जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। तो स्टूडेंट्स इसे याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। अरे वाह, ट्रिक्स तो एग्जाम में बहुत टाइम बचाती है। क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है रूस का फेस। रूस का फेस, दिलचस्प है। इसे डिकोड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। रूस से सीधा हो गया रूस यानी रशिया। ठीक है। अब FACE के इंग्लिश स्पेलिंग को देखें। FACE। ओके। F से हुआ फ्रांस, A से हुआ
अमेरिका, सी से हुआ चीन और जो ई है उससे हुआ इंग्लैंड या कह लीजिए यूके। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। बिल्कुल। दसिए, रूस का फेस दिमाग में छाप लीजिए। वीटो पावर वाले देशों का सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये बहुत ही सटीक ट्रिक है। और पता है, इसी वीटो पावर को लेकर आज दुनिया में सबसे बड़ी बहस चल रही है। हाँ, रिफॉर्म्स की। बिल्कुल। भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को वीटो पावर से बाहर रखना आज के समय में बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। एकदम सही बात है। खैर, अब 15 देशों की इस पावरफुल कमेटी से बाहर निकलते हैं और वहां चलते हैं जहां सभी 193 देश एक साथ बैठते हैं, यानी महासभा या जनरल असेंबली। जी, जनरल असेंबली। मैंने सुना है इसे विश्व की लघु संसद या मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इसे संसद क्यों कहते हैं? इसे संसद इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि आकर बिल्कुल वैसे ही बहस और चर्चा करते हैं जैसे किसी देश की संसद में हमारे सांसद करते हैं। यहाँ हर देश को अपने अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। 5 प्रतिनिधि। तो अगर अमेरिका 5 प्रतिनिधि भेज रहा है और एक बहुत छोटा देश जैसे मालदीव भी 5 प्रतिनिधि भेज रहा है, तो वोटिंग के टाइम पर पावर बैलेंस कैसे होता है? यहीं पर इसका सबसे खूबसूरत और लोकतांत्रिक नियम सामने आता है। अच्छा। प्रतिनिधि भले ही आप 5 भेज दें, लेकिन जब किसी मुद्दे पर वोटिंग की बारी आती है तो हर देश का केवल एक ही वोट गिना जाता है। मतलब 1 कंट्री 1 वोट। बिल्कुल। चाहे अमेरिका जैसी महाशक्ति हो या कोई छोटा सा द्वीपीय देश, दोनों के वोट की कीमत एकदम बराबर है। इसे डिप्लोमेसी में संप्रभु समानता या सॉवरन इक्वालिटी कहते हैं। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ये। और इस महासभा की बैठकें कब होती हैं? महासभा का जो नियमित सत्र है वो हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। सितंबर का तीसरा मंगलवार? हाँ, और ये दिसंबर के मध्य तक चलता है। इसी टाइम दुनिया के तमाम बड़े नेता न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। और इसका मेन एजेंडा क्या होता है? काम क्या करते हैं ये? इसका सबसे मुख्य काम है संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करना। अच्छा, बजट। और यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है जो एग्जाम में आता है। ये जो बजट है वो यूएन के महासचिव द्वारा हर दूसरे वर्ष पेश किया जाता है। हर साल नहीं, हर दूसरे वर्ष? हाँ, हर दूसरे वर्ष। इसके अलावा संगठन में अगर किसी नए सदस्य को शामिल करना है तो उसकी मंजूरी भी महासभा ही देती है। तो सुरक्षा परिषद ने युद्ध रोक लिया, महासभा ने बजट बना दिया, लेकिन दुनिया की जो असली और जमीनी समस्याएं हैं जैसे भूख, गरीबी, शिक्षा, पर्यावरण, इनको कौन देखता है? इन सभी मानवीय और विकासात्मक मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र का तीसरा प्रमुख अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक। बिल्कुल, शॉर्ट में इसे इकोसॉक कहते हैं। तो इसमें कितने लोग हैं? क्या यहाँ भी सभी 193 देश बैठते हैं? नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं। 54 सदस्य? हाँ, और महासभा हर साल इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव करती है और हर सदस्य का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। अच्छा, 3 साल की टर्म होती है। और इसकी कार्यप्रणाली भी बहुत दिलचस्प है। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। 2 बार? कहाँ होती हैं ये बैठकें? पहली बैठक अप्रैल के महीने में न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी बैठक जुलाई महीने में यूरोप के जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में होती है। मतलब अमेरिका और यूरोप दोनों जगह? जी, ये दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। इस सतत विकास का आसान भाषा में मतलब क्या है? देखिए, सतत विकास का बिल्कुल सीधा सा अर्थ है ऐसा विकास जो आज की हमारी जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के हिस्से के संसाधनों को न छीने। मतलब फ्यूचर को खतरे में न डाले। बिल्कुल। मान लीजिए हम आज अपने फायदे के लिए सारे जंगल काट दें और अंधाधुंध कोयला जलाकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दें। हमने तो आज विकास कर लिया, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस लेने के लिए साफ हवा ही नहीं मिलेगी, तो इसे विकास नहीं विनाश कहेंगे। राइट, बहुत सही कहा। तो पर्यावरण को बचाते हुए और समाज में समानता के साथ आगे बढ़ना ही सतत विकास है। और इसे हासिल करने के लिए जो 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, मैंने देखा है कि MCQ वाले सवालों में अक्सर उलझाने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन डाल देते हैं जो इस लिस्ट में है ही नहीं, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान या स्पेस रिसर्च। हाँ, ये एग्जामिनर का बहुत पुराना तरीका है। तो इन 17 लक्ष्यों को याद रखने का या कम से कम पहचानने का सही तरीका क्या है?
इन्हें एक एक करके रटने के बजाय तो 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझना चाहिए। अच्छा, 3 हिस्से। जी। पहला हिस्सा है इंसान की बुनियादी जरूरतें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। बिल्कुल। जैसे गरीबी खत्म करना, ये लक्ष्य 1 है। भुखमरी मिटाना लक्ष्य 2 है। और सबको अच्छा स्वास्थ्य देना लक्ष्य 3 है। ठीक है। दूसरा हिस्सा है समाज का विकास, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी लक्ष्य 4, लैंगिक समानता यानी महिलाओं को बराबरी जो लक्ष्य 5 है, साफ पानी लक्ष्य 6 और अच्छा रोजगार लक्ष्य 8 आता है। और तीसरा हिस्सा? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यावरण की रक्षा। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ना जो लक्ष्य 13 है, समुद्री जीवन की रक्षा लक्ष्य 14 और जंगलों व वन्य जीवों का संरक्षण लक्ष्य 15 शामिल है। अच्छा। अगर आप सिर्फ इस मूल भावना को समझ लेंगे तो परीक्षा में गलत विकल्प जैसे स्पेस रिसर्च को आसानी से पहचान कर बाहर कर देंगे, क्योंकि वो इन तीनों हिस्सों में फिट नहीं बैठता। ये बहुत ही शानदार तरीका है ऑप्शंस एलिमिनेट करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया में अगर 2 देशों के बीच कोई विवाद हो जाए तो क्या होगा? कैसा विवाद? मान लीजिए कोई सीमा विवाद है या कोई कानूनी पचड़ा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव का केस था। उसे सुलझाने के लिए कौन सी अदालत है? देशों के बीच ऐसे किसी भी कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट में ICJ कहते हैं। और कुलभूषण जाधव का केस? जी, भारत पाकिस्तान का वो केस भी इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़ा गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन यानी अपवाद है जो परीक्षा बनाने वालों का एकदम फेवरेट सवाल है। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से 5 अंगों का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन केवल ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय अमेरिका से बाहर है। ये नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित है। हेग में? ऐसा क्यों? इसके पीछे सीधा सा लॉजिक ये है कि न्यायपालिका को न्यूयॉर्क की जो रोजमर्रा की राजनीति है इससे दूर और स्वतंत्र रखा जा सके। बहुत लॉजिकल है। और इस न्यायालय में जजों की संख्या और स्ट्रक्चर कैसा होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं। 15 जज? हाँ। और यहाँ एक और ट्रैप है। क्या ट्रैप है? आमतौर पे दुनिया भर में सरकारों या समितियों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। राइट। लेकिन यहाँ प्रत्येक जज का कार्यकाल पूरे 9 साल का होता है। परीक्षा में जब ऑप्शन 5 साल, 6 साल और 9 साल आते हैं तो छात्र अक्सर फ्लो में 5 साल पर टिक कर देते हैं। ओह, ये तो सच में नंबर कटवाने वाला पॉइंट है। 9 साल याद रखना है। हाँ। अच्छा, यहाँ से भारतीय संदर्भ में क्या प्रश्न बनते हैं? भारतीय दृष्टिकोण से 2 बहुत ही गर्व करने वाले फैक्ट्स हैं। क्या? इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाले पहले भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें करंट अफेयर्स के हिसाब से तो इन 15 जजों की बेंच में अभी भी एक भारतीय जज शामिल हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ। तो न्याय का काम हेग से हो गया। हाँ। लेकिन ये जो 193 देशों का इतना बड़ा संगठन है, शांति मिशन भेजना, दुनिया भर से डेटा इकट्ठा करना, रिपोर्ट बनाना, इन सब रोजमर्रा के कागजी कामों को कौन संभालता है? इस पूरे प्रशासनिक और कागजी काम को संभालने वाला जो बैक ऑफिस है उसे सचिवालय या सेक्रेटेरिएट कहते हैं। मतलब ये UN की ब्यूरोक्रेसी है? बिल्कुल, ये संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक तंत्र है। और इस सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी मतलब बॉस कौन होता है? इस सचिवालय का प्रमुख महासचिव या सेक्रेटरी जनरल होता है और यही व्यक्ति पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य चेहरा होता है। इनका चुनाव कैसे होता है? महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष, ठीक है। इस पद पर बैठने वाले लोगों के नामों को लेकर एग्जाम्स में सीधा प्रश्न आते हैं। सबसे पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले महासचिव ट्रिग्वे ली थे। ट्रिग्वे ली, ये किस देश से थे? ये नॉर्वे से थे। और महासचिवों से जुड़ा एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल आता है। मैंने कई मॉक टेस्ट में देखा है। पहले अफ्रीकी और पहले अश्वेत अफ्रीकी महासचिव के बीच का अंतर। ओहो, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक क्लासिक बाउंसर है। हाँ, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, अगर प्रश्न सिर्फ ये पूछे कि पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे तो उत्तर होगा बुट्रोस बुट्रोस घाली। बुट्रोस बुट्रोस घाली जी, ये मिस्र से थे जो अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन ये अरब मूल के थे।
अच्छा, तो ये पहले अफ्रीकी हुए। बिल्कुल, लेकिन अगर प्रश्न में अश्वेत यानी ब्लैक शब्द जोड़ दिया जाए कि पहले अश्वेत अफ्रीकी महासचिव कौन थे, तब आंसर बदल जाएगा। एकदम। तब सही जवाब होगा कोफी अन्नान, जो घाना से थे। ओ, कोफी अन्नान। ये बारीक अंतर सच में कई छात्रों के नंबर कटवा देता है। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन क्लैरिटी मिली। हाँ, और वर्तमान में इस कुर्सी पर कौन बैठा है? वर्तमान में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस। हाँ, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो हमने अब तक 5 मुख्य अंगों की बहुत गहराई से चर्चा कर ली है। सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। बिल्कुल, 5 हो गए। लेकिन शुरुआत में हमने कहा था कि कुल 6 मुख्य अंग हैं। वो छठा अंग कौन सा है जिसका आप कहीं जिक्र ही नहीं होता? वो छठा अंग है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका क्या काम था? देखिए, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना तब दुनिया के कई देश आजाद नहीं थे। उन पर दूसरे देशों का औपनिवेशिक शासन या कॉलोनियल रूल था। तो इस परिषद का काम ऐसे कमजोर और गुलाम क्षेत्रों की देखभाल करना और उन्हें धीरे धीरे स्वशासन या आजादी की ओर ले जाना था। तो क्या इसका काम अब मतलब पूरी तरह खत्म हो चुका है? जी हाँ, लगभग खत्म हो गया है। 1994 में प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पलेउ को आजादी मिल गई। 1994 में हाँ, पेलाउ को हाँ, ये आखिरी इलाका था जो इस परिषद की देखरेख में था। 1994 के बाद से इस अंग के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा, इसलिए ये अब निष्क्रिय यानी इनएक्टिव अवस्था में है। मतलब ये यूएन के संविधान में दर्ज तो है, लेकिन इसका शटर डाउन हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या यूनिसेफ या WHO भी संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। जी, यूनिसेफ, WHO या यूनेस्को ये सभी संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अच्छा, विशेष एजेंसियां? हाँ, ये उन 6 मुख्य अंगों में शामिल नहीं है। ऑप्शंस में इन्हें देखकर अक्सर छात्र धोखा खा जाते हैं। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं वो एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। कैसा सवाल? जैसा कि हमने शुरू में देखा था, लीग ऑफ नेशन इसलिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया क्योंकि वो समय के साथ बदल नहीं पाया। राइट। आज अगर हम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को देखें तो 1945 के बाद से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। अगर ये संस्था वर्तमान दुनिया की सच्चाई जैसे भारत जैसी महाशक्तियों के उदय को स्वीकार करके खुद में सुधार नहीं करती है तो क्या भविष्य में ये भी लीग ऑफ नेशन की तरह सिर्फ एक नाम मात्र का संगठन बनकर नहीं रह जाएगी? सोचने वाली बात है। जी, ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जो इसके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।